हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ अकाउंटिंग हिल। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर नंबर 24 ऑफ क्लास 12, जिसमें हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर एडमिशन ऑफ पार्टनर पार्ट 7। देखिए, अब तक हमने एडमिशन ऑफ पार्टनर के 6 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए, जिसमें हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल सीखा, हिडन गुडविल का कंसेप्ट सीखा और लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। उसके हमने सारे कंसेप्ट कंप्लीट कर लिए थे। आज की क्लास में हम कुछ इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज सीखेंगे, जिससे हमारा रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो एक बार क्विक रिवीजन लेते हैं कि हमने पिछली क्लास में क्या सीखा था। देखिए, हमने पिछली क्लास में सीखा था वी रिवैल्यू आवर असेट्स एंड रीअसेस आवर लायबिलिटीज बिकॉज वी डू नॉट वांट टू शेयर द प्रॉफिट और लॉस ड्यू टू सच रिवैल्यूएशन विद द न्यू पार्टनर। जब भी कोई नया पार्टनर फर्म में एंट्री लेता है तो पुराने पार्टनर्स अपने असेट्स और लायबिलिटीज को रिवैल्यू करते हैं, ताकि उससे होने वाला प्रॉफिट या लॉस वो नए पार्टनर्स को अफेक्ट ना करे। अब इसके लिए हमने क्या सीखा था? वी ओपन द रिवैल्यूएशन अकाउंट। हम कौन सा अकाउंट बनाते हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट। और रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमने क्या सीखा था? इट इज नॉमिनल अकाउंट इन नेचर। नॉमिनल अकाउंट इन नेचर। नॉमिनल अकाउंट इन नेचर मीन्स डेबिट all loss and expense and credit all gain and revenue। ये सारे कंसेप्ट हमने सीखे थे। हमने वहां पे सीखा था कि अगर हमारे असेट्स की वैल्यू इंक्रीज होती है तो फर्म को प्रॉफिट होता है, और अगर हमारे असेट्स की वैल्यू रिड्यूस होती है तो फर्म को लॉस होता है। लायबिलिटीज के केस में, लायबिलिटीज में क्या सीखा था? अगर लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही है तो ये आपके लिए लॉस की फिगर है, और अगर लायबिलिटीज रिड्यूस हो रही है तो ये आपके लिए प्रॉफिट की फिगर। उसके अलावा हमने कंसेप्ट सीखा था कि रिवैल्यूएशन अकाउंट शोज ओनली चेंज इन वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। असेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू में जो चेंजेस आते हैं उसको हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, एंड न्यू वैल्यूज आर रिकॉर्डेड इन द न्यू बैलेंस शीट। और जो असेट्स और लायबिलिटीज की आपकी नई वैल्यू होती है उसको आप नई बैलेंस शीट में शो करते हैं। ये सारा कंसेप्ट हमने लास्ट क्लास में सीखा था। लास्ट क्लास में हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट का बनाने का फॉर्मेट सीखा था कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड हम सारे लॉस और एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं, और क्रेडिट साइड हम सारे गेन और इनकम को रिकॉर्ड करते हैं। असेट्स इंक्रीज हो रहे हैं, क्रेडिट साइड। लायबिलिटीज रिड्यूस हो रही है, क्रेडिट साइड। अनरिकॉर्डेड असेट्स है, क्रेडिट साइड। अगर आपके असेट्स की वैल्यू रिड्यूस हो रही है तो डेबिट साइड, लायबिलिटीज इंक्रीज होने पे डेबिट साइड, और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज यानी वो लायबिलिटीज जो पहले रिकॉर्ड नहीं थी अब उसको बुक्स में रिकॉर्ड कर रहे हो तो लॉस है, डेबिट साइड। अब इसके बाद हमने सीखा था अगर क्रेडिट साइड इज मोर देन डेबिट साइड तो फर्म को क्या होता है? प्रॉफिट होता है। फर्म अर्न्स द प्रॉफिट, और प्रॉफिट पार्टनर्स में, ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड पीएसआर में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। और अगर डेबिट साइड बड़ी है, इफ डेबिट साइड इज मोर देन क्रेडिट साइड, फर्म सफर्स द लॉस। फर्म को क्या होता है? लॉस होता है, और लॉस ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड ट्रांसफर कर दिया जाता है। ये फॉर्मेट सीखा था। उसके बाद हमने जर्नल एंट्री सीखी थी। अगर हमारे असेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो असेट्स इंक्रीज होने पे हम असेट्स को डेबिट करते हैं, असेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अगर असेट्स की वैल्यू रिड्यूस हो रही है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स। अनरिकॉर्डेड असेट्स, वो असेट्स जो पहले रिकॉर्ड नहीं थे, असेट्स इंक्रीज होने पे असेट्स डेबिट, रिवैल्यूएशन क्रेडिट। अगर आपके लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही है
तो लॉस है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज। अगर आपके लाइबिलिटीज रिड्यूस हो रही है तो लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज। देखिए ये सारी जर्नल एंट्रीज हमने लास्ट क्लास में डिटेल में समझी थी। यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ इसको एक नॉर्मल रिविजन्स के तौर पे कर रहे हैं। अगर आपको डिटेल्ड कंसेप्ट देखने हैं तो आप पिछली क्लास को देख सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लास 12th अकाउंट्स कंप्लीट अकाउंट्स 2022-23 की प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस को अरेंज किया गया है, आप वहां पे देख सकते हैं। लास्ट पॉइंट हमने क्या सीखा था, अगर रिवैल्यूएशन प्रॉफिट होता है तो रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड आएगा और पार्टनर्स ऑल पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड। क्लियर। और रिवैल्यूएशन अकाउंट अगर आपके लिए लॉस की फिगर है तो ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। ये सारे कंसेप्ट्स हम कर चुके हैं। आज हम जो करेंगे वो करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट केसेस जो हमें बताएगा कि हम कैसे जर्नल एंट्रीज करते हैं, हमारे कंसेप्ट को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा। तो प्लीज आज निकालिए अपने प्रैक्टिस रजिस्टर या आप नोट्स रजिस्टर में भी नोट कर सकते हो, क्योंकि आज की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा जिसके एग्जाम्स में फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है, तो प्लीज आप लास्ट तक बहुत ध्यान से कंसिस्टेंसी से आप क्लास को समझिए और अपने नोट्स को कंप्लीट करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पास जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस on the admission of Z as a partner in the journal of X and Y who are sharing profit in the ratio of 2:3। यानी X and Y are two partners who shared their profit in the ratio 2:3। They admit Z as a new partner। उन्होंने Z को नया पार्टनर बनाया है। अब आपको कुछ केसेस दिए होंगे और उस केसेस को आप एक एक करके समझते हैं। फर्स्ट केस है वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज टू बी इंक्रीज बाय 10,000 रुपीज, बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर 50,000 रुपीज। देखो वर्ड क्या है, बाय। बाय का मतलब क्या है कि आपके फर्नीचर की वैल्यू इंक्रीज हो रही है 10,000 रुपीज से। कितने से इंक्रीज हो रही है? 10,000 रुपीज से इंक्रीज हो रही है। अब फर्नीचर इज इंक्रीज्ड बाय 10,000 रुपीज। हमने क्या पढ़ा, रिवैल्यूएशन अकाउंट शोज ओनली चेंज इन वैल्यू। अगर आपके एसेट्स की वैल्यू जितनी वैल्यू से इंक्रीज या डिक्रीज होगी उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे एंड न्यू वैल्यूज आर रिकॉर्डेड इन द न्यू बैलेंस शीट। आपके एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, प्रॉफिट की फिगर है, तो आपकी जर्नल एंट्री क्या होगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, क्योंकि आपके लिए प्रॉफिट की फिगर है, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितने से? 10,000 रुपीज से। अब इसको ध्यान से समझिए, जब आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे, जब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे तो इसको क्रेडिट साइड आप रिकॉर्ड कर दोगे फर्नीचर। कितना? 10,000 रुपीज। और जब आप नई बैलेंस शीट बनाओगे तो आप वहां पे फर्नीचर की जो वैल्यू होगी, फर्नीचर की नई वैल्यू लिख दोगे 60,000 रुपीज। क्यों? क्योंकि 50,000 तो पहले से थी, 10,000 से इंक्रीज हुआ तो फर्नीचर की नई वैल्यू कितनी हो गई? 60,000 रुपीज। क्लियर। तो यहां पे हम क्या समझ रहे हैं, हम यहां पे जर्नल एंट्रीज के साथ साथ कंसेप्ट अकाउंट्स में कैसे प्रेजेंट करेंगे उसको भी समझ। क्लियर। देखो यहां पे क्या था, इंक्रीज बाय। मैं इसलिए स्ट्रेस कर रहा हूं क्योंकि ये बाय और टू में बच्चा कई बार कंफ्यूज हो जाता है। जैसे नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज टू बी इंक्रीज टू, देखो वर्ड क्या है, टू रुपीज 40,000। बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज 30,000 रुपीज। अब यहां पे समझिए मीनिंग,
आपको बताया है कि फर्नीचर की जो पुरानी वैल्यू है वो है 30,000 रुपीज एंड इट इज इंक्रीज टू 40,000, यानी इंक्रीज होकर 40,000 रुपीज हो गई। इसका मतलब क्या है, ये जो वैल्यू है आपके लिए, दिस इज द न्यू वैल्यू ऑफ फर्नीचर। ये फर्नीचर की आपकी नई वैल्यू है। फर्नीचर कितने से इंक्रीज हुआ? 10,000 रुपीज से। तो आपकी जो जर्नल एंट्री होगी वो क्या हो जाएगी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितने से? 10,000 रुपीज से। ठीक है। अब इसका मतलब जब आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे तो यहां पे आपकी चेंज इन वैल्यू आएगी, और कितने से वैल्यू चेंज हो रही है? 10,000 रुपीज से। तो फर्नीचर आ जाएगा 10,000 रुपीज, और जो बैलेंस शीट बनाओगे तो यहां पे आप फर्नीचर की नई वैल्यू लिख दोगे, फर्नीचर 40,000। देखिए इन दोनों केसेस को बहुत ध्यान से समझना। पिछले केस में लिखा था इंक्रीज बाय, यानी आपके फर्नीचर की वैल्यू जो है चेंज हुई है 10,000 रुपीज से, जबकि इस वाले केस में लिखा है इंक्रीज टू का मतलब है चेंज होकर 40,000 रुपीज हुई। ठीक है। बाय का मतलब चेंज इन वैल्यू, और टू का मतलब आपको नई वैल्यू गिवन है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है, वैल्यू ऑफ फर्नीचर हैज टू बी ब्रॉट अप टू 120% ऑफ इट्स वैल्यू। हमें फर्नीचर की वैल्यू को 120% तक लाना है, 120% तक लाना है। देखो फर्नीचर की पहले वैल्यू कितनी है? 50,000। अगर 120% देखें तो इसका मतलब हम 120% निकालेंगे तो फर्नीचर की जो न्यू वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी? 60,000 रुपीज। ठीक है। 50,000 का 120% आप सॉल्व करोगे तो दिस इज इक्वल टू 60,000, यानी कितने से इंक्रीज हो रही है? इंक्रीज बाय ₹10,000। कितने से इंक्रीज हो रही है? 10,000 रुपीज से इंक्रीज हो रही है। तो आपकी एंट्री क्या होगी? वही नॉर्मल एंट्री, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना? 10,000 रुपीज। क्लियर? कंफर्म? कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से समझ में आ गया होगा। तीनों केसेस यहाँ पे देखो, जर्नल एंट्री तो तीनों केसेस में सेम आई है, बट तीनों एंट्रीज का कंसेप्ट समझिए। फर्स्ट में था इंक्रीज बाय, दूसरे में था इंक्रीज टू, ठीक है, और यहाँ पे था ब्रॉट अप टू 120%, यानी 100% वैल्यू होती है, 120% लाना है, मींस कितने से इंक्रीज हो रही है? 20% से। क्लियर? अकाउंट्स में आप एंट्री कर लोगे कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड आ जाएगा फर्नीचर 10,000, और जो नई बैलेंस शीट होगी उसमें फर्नीचर की वैल्यू आ जाएगी 60,000 रुपीज। क्लियर? आराम से ध्यान से पढ़िए ताकि आपको सारे कंसेप्ट समझ में आए। फोर्थ, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10%, बुक वैल्यू ऑफ स्टॉक इज 18,000 रुपीज। इन्होंने क्या कहा है? स्टॉक की वैल्यू 10% से कम लिखी हुई है। ठीक है, अंडर वैल्यूड बाय 10%, जो भी वैल्यू थी उसका 10% कम लिखा हुआ है स्टॉक, और वो कम वैल्यू कितनी दी हुई है? 18,000 रुपीज। इसका मतलब हमें स्टॉक को क्या करना है? इंक्रीज करना है, बट अब हमें ये देखना है कितने से इंक्रीज करना है। बच्चे इसमें अक्सर गलती करते हैं, बच्चे इसको 10% ऑफ 18,000 रुपीज यानी 1800 वैल्यू निकाल देते हैं, वो गलत है। ध्यान से समझो, इन्होंने कहा जो भी स्टॉक की वैल्यू थी उसका 10% कम करके 18,000 रुपीज उन्होंने लिखा है। क्लियर? तो हमने क्या करना, पहले हमें ओरिजिनल वैल्यू निकालनी है। लेट ओरिजिनल
वैल्यू ऑफ स्टॉक बी रुपी एक्स। स्टॉक की जो वैल्यू है हमने कितनी ले ली, एक्स। अब अंडर वैल्यूड बाय 10%, यानी हमने 90% ऑफ एक्स लिखा है। 90% ऑफ एक्स किसके इक्वल है, 18,000। आप इसको सॉल्व करोगे, 18,000 इंटू 100 अपॉन 90 विच इज इक्वल टू 20,000 रुपीज। इसका मतलब स्टॉक की जो ओरिजिनल वैल्यू है, ओरिजिनल वैल्यू वो आपकी 20,000 रुपीज है। आपने लिखा कितना है, 18,000 रुपीज। तो आपको स्टॉक को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। और इंक्रीज करने के लिए आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, आपकी एंट्री हो जाएगी स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 2,000 रुपीज। ठीक है, इसका मतलब जब आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे उसमें क्रेडिट साइड आप लिख दोगे स्टॉक, क्योंकि आप अपने एसेट्स को इंक्रीज कर रहे हो। और जब आप नई बैलेंस शीट बनाओगे तो वहां पे स्टॉक की वैल्यू आ जाएगी जो एक्चुअल वैल्यू है 20,000 रुपीज। क्लियर? तो आपने ध्यान से समझा कि अगर स्टॉक की वैल्यू 10% कम लिखी हुई है और आपको बुक वैल्यू दी हुई है तो आप करोगे ओरिजिनल वैल्यू भी x। अब 90%, 10% कम लिखा है, इसका मतलब कितने परसेंट लिखा है, 90%। 90% ऑफ x इज इक्वल टू 18,000 रुपीज। उससे x की आपकी वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। क्लियर? और फिर आप स्टॉक को इंक्रीज कर दोगे। क्लियर? नेक्स्ट कंसेप्ट, फर्नीचर इज ओवर वैल्यूड बाय 10%। बुक वैल्यू ऑफ स्टॉक कितना दिया हुआ है, 22,000 रुपीज। अब ये केस पिछले केस से बिल्कुल उल्टा है। कैसे? वहां पे हमने वैल्यू को कम लिखा हुआ था, यहाँ पे वैल्यू को हमने क्या करा हुआ है, ज्यादा लिखा हुआ है, ओवर वैल्यूड करा हुआ है। हमारी वैल्यू ज्यादा लिखी हुई है, अब हमें स्टॉक की वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो हमने क्या ओरिजिनल वैल्यू कैलकुलेट करिए, लेट ओरिजिनल वैल्यू ऑफ स्टॉक, सॉरी ओरिजिनल वैल्यू ऑफ फर्नीचर बी एक्स रुपीज। अब वैल्यू कितनी ज्यादा लिखी है, 10% ज्यादा लिखी है, यानी 110 अपॉन 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 22,000। एक्स की वैल्यू आ जाएगी 22,000 इंटू 100 अपॉन 110, डेट इज इक्वल टू 20,000। ठीक है, अब हमें स्टॉक की अपने फर्नीचर की वैल्यू को क्या करना है, कम करना है। तो प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, नेचुरल लॉस होगा। एसेट्स की वैल्यू को कम कर रहे हैं तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, हमारी एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि लॉस है, रिवैल्यूएशन को डेबिट करेंगे। फर्नीचर की वैल्यू कम हो रही है तो फर्नीचर को क्रेडिट करेंगे टू फर्नीचर अकाउंट 2,000 रुपीज। सॉरी, इसका मतलब क्या है, रिवैल्यूएशन डेबिट होगा 2,000 से और फर्नीचर की नई वैल्यू बैलेंस शीट में आ जाएगी 20,000 रुपीज। क्लियर? कंफर्म? देखो दोनों केसेस को ध्यान से देखो, यहाँ पे स्टॉक की वैल्यू कम लिखी हुई थी तो इसका मतलब स्टॉक की वैल्यू इंक्रीज करनी है, जबकि इस वाले केस में ओवर वैल्यूड। ओवर वैल्यूड का मतलब क्या है, वैल्यू ज्यादा लिखी हुई है तो वैल्यू हमें क्या करनी है, कम करनी है। क्लियर? नेक्स्ट केस, मार्केट वैल्यू ऑफ स्टॉक इज 25,000। मार्केट वैल्यू कितनी है, 25। बुक वैल्यू ऑफ स्टॉक भी 20,000, जबकि बुक वैल्यू कितनी है, 20,000। इसका मतलब स्टॉक की वैल्यू क्या करनी है, इंक्रीज करनी है। सिंपल सा क्वेश्चन है ये तो। स्टॉक अकाउंट डेबिट, एसेट्स इंक्रीज होने पे डेबिट होते हैं और रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होता है टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना, 5,000। इसका मतलब
रिवैल्यूएशन अकाउंट इज क्रेडिटेड बाय 5,000 रुपीज और बैलेंस शीट में नई वैल्यू आ जाएगी 25,000। क्लियर। नेक्स्ट केस। अब ये केस अच्छा है। मशीनरी इज टेकन ओवर बाय एक्स फॉर रुपीज 80,000। मशीनरी कितने से ली है? 80,000 रुपीज से ली है, जबकि बुक वैल्यू कितनी है? 60,000। जब भी कोई पार्टनर एसेट्स को टेक ओवर करता है तो सबसे पहले ये देखिए फर्म को इस पे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। यहाँ पे फर्म को क्लियर प्रॉफिट हो रहा है 20,000 रुपीज का, क्योंकि पार्टनर ने कितने में लिए? 80,000 में, और मशीनरी की वैल्यू कितनी है? 60,000 रुपीज। तो इसका मतलब फर्म को प्रॉफिट हो रहा है। तो सबसे पहला आपका काम है कि फर्म को प्रॉफिट होने की एंट्री करनी, यानी आप अपने मशीन की वैल्यू को इंक्रीज करोगे। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 20,000 रुपीज। क्लियर। और सेकंड पॉइंट, अब पार्टनर कोई एसेट्स टेक ओवर करता है तो पार्टनर की कैपिटल को डेबिट कर दिया जाएगा, और फर्म से एसेट्स जा रहा है तो फर्म की उस एसेट्स को क्रेडिट कर देंगे। तो नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी? एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। कितना? 80,000। देखो आप जरा लॉजिक को ध्यान से समझिए। सबसे पहले उस मशीन पे जब भी कोई पार्टनर एसेट्स को टेक ओवर करता है तो सबसे पहले चेक करिए उस पे हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। प्रॉफिट या लॉस की एंट्री आप रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू करोगे, फिर पार्टनर उस एसेट्स को टेक ओवर कर लेगा। अब हम इसको बुक में कैसे शो करेंगे? देखो सबसे पहले जब आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे, प्रॉफिट होने के कारण आप इसको क्रेडिट साइड लिख दोगे मशीनरी। कितना? 20,000 से वैल्यू इंक्रीज हो रही। दूसरा आप एक्स कैपिटल अकाउंट बनाओगे। अब पार्टनर ने ये मशीन ले ली है तो आप यहां पे लिख दोगे मशीनरी 80,000 रुपीज। और तीसरा बैलेंस शीट जब आप बनाओगे तो बैलेंस शीट में आप वैल्यू को हटा दोगे। क्यों? क्योंकि ये मशीनरी पार्टनर ने टेक ओवर कर ली तो अब फर्म के पास ये मशीन नहीं है। तो क्लियर, आपने सीक्वेंस समझा। सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट पे जितनी वैल्यू से चेंज आ रहा है और फिर पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट। क्लियर। नेक्स्ट केस। Out of the amount of insurance premium which were debited to profit and loss account, rupees 5,000 be carried forward to next year. जितना भी हमने इंश्योरेंस प्रीमियम को पीएनएल अकाउंट में डेबिट किया था उसमें से 5,000 रुपए का इंश्योरेंस अभी नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड होगा। यानी वो इंश्योरेंस हमारे लिए क्या है? अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस। और अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस फर्म के लिए करंट एसेट्स होता है। तो आपके एसेट्स की वैल्यू क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, प्रॉफिट हो रहा है आपको, तो आपकी एंट्री क्या होगी? अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 5,000 रुपीज। यानी आप रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड एंट्री करोगे और नई बैलेंस शीट में आप एसेट साइड लिख दोगे अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस। एक्सपेंसेस ऑन रिवैल्यूएशन अमाउंटिंग टू ₹5,000 पेड बाय एक्स। देखो अगर फर्म का कोई भी एक्सपेंस होता है तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या करते हैं? डेबिट करते हैं, नेचुरल। तो हमारी एंट्री क्या होगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। कितना? 5,000। ये तो कंसेप्ट क्लियर।
अब इट इज पेड बाय एक्स, किसने पे कर दिया? एक्स ने। तो फर्म ये अमाउंट किसको पे करेगी? एक्स को पे करेगी। तो एक्स के कैपिटल को हम क्रेडिट कर देंगे टू एक्स कैपिटल। अगर इन्होंने लिखा होता कि एक्सपेंसेस ऑफ रिवैल्यूएशन अमाउंटिंग टू 5000 पेड बाय फर्म, तो हम क्रेडिट जो करते वो बैंक को कर देते, क्योंकि बैंक से पे हुआ है। अब ये पेमेंट हुई है पार्टनर से, तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, अ डेटर हुज ड्यू ऑफ 14,000 rupees were written off as bad debts last year, paid rupees 10,000 in full settlement। एक डेटर था जिससे हमें 14,000 रुपीज लेने थे, लास्ट ईयर वो बैड डेब्ट्स हो चुका, अब उसने हमें 10,000 रुपीज फुल सेटलमेंट में पे कर दिए। अब देखो यहाँ पे फिर समझने वाली बात है, बच्चे अक्सर कहते हैं कि सर 4,000 का तो लॉस हो गया, क्यों? क्योंकि ये 14,000 के बैड डेब्ट्स थे, 10,000 रिकवर हुए। बेटा ध्यान से इस कंसेप्ट को समझिए कि आपका लास्ट ईयर जो था बैड डेब्ट्स हो चुका था, यानी ये लास्ट ईयर का लॉस है, लास्ट ईयर लॉस है। अब देखो लास्ट ईयर जो भी लॉस हो उसमें से जो भी अमाउंट आपने रिकवर कर लिया वो तो आपके लिए क्या होगा? प्रॉफिट होगा। तो इस 14,000 का हमें कोई मतलब नहीं है, हमने कितना अमाउंट रिकवर किया है? 10,000 रुपीज रिकवर किया है, तो ये हमारे लिए प्रॉफिट की फिगर होगी। ठीक है, तो फर्स्ट एंट्री यहां पे होगी, आपने अमाउंट रिसीव्ड किया है, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट, कितना? 10,000 रुपीज। क्लियर? बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड 10,000 रुपीज। सेकेंड एंट्री, ये बैड डेब्ट्स जो है रिकवर्ड होना फर्म के लिए क्या है? प्रॉफिट या लॉस? जो भी प्रॉफिट होगा, देखो फर्म के लिए क्या है? प्रॉफिट। तो जो भी प्रॉफिट होगा वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम ट्रांसफर कर देंगे, तो हमारी सेकेंड एंट्री क्या हो जाएगी? बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, हाउ मच? 10,000 रुपीज। क्लियर है? सेकेंड एंट्री, तो इसका मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट को आप क्रेडिट कर दोगे 10,000 से, और बैंक में आप ऐड कर दोगे 10,000 रुपीज। क्लियर? कंफर्म? नेक्स्ट केस, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स वाज रिड्यूस्ड फ्रॉम 5,000 टू 3,000। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स आपके लिए क्या होती है? लाइबिलिटीज होती है। लाइबिलिटीज 5,000 रुपए से घटकर आपकी लाइबिलिटीज कितनी हो रही है? 3,000 रुपए। देखो आप इसको दो तरीके से समझ सकते हो, एक तो लाइबिलिटीज आपकी रिड्यूस हो रही है तो प्रॉफिट, या दूसरा तरीका क्या है? प्रोविजन आपका रिड्यूस हो रहा है तो इससे आपके डेटर्स की वैल्यू इंक्रीज होगी तो भी प्रॉफिट है। तो आपके लिए एंट्री क्या हो जाएगी? आपके लिए एंट्री हो जाएगी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, कितना? 2,000 रुपीज। इसका मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट में आप क्रेडिट साइड लिख दोगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 2,000, और जो नई बैलेंस शीट बनेगी वहां पे आप डेटर में से जो प्रोविजन रिड्यूस करोगे वो 3,000 का रिड्यूस करोगे। क्लियर? कंफर्म? नेक्स्ट केस, प्रोविजन ऑफ 4,000 रुपीज was to be made for outstanding bill for repair। अब आउटस्टैंडिंग बिल आपके लिए क्या होता है? लाइबिलिटीज। आउटस्टैंडिंग बिल आपके लिए क्या है? लाइबिलिटीज, और लाइबिलिटीज आपको इंक्रीज करनी है तो ये आपके लिए क्या है? लॉस। तो आपकी एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट
टू प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग बिल 4000, यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट इज डेबिटेड बाय 4000 और जो बैलेंस शीट होगी उसमें आप लायबिलिटी साइड लिख दोगे आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल 4000। क्लियर? देखो कुछ बातें मैं आपको समझा रहा हूं तो आप उसको ध्यान से नोट करिए, ठीक है? ध्यान से समझिए और ध्यान से नोट करिए। ये सारे कंसेप्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप लॉन्ग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो वहां पे लॉन्ग क्वेश्चंस करोगे तो वहां पे ये बहुत सारे कंसेप्ट इनमें से ही आएंगे। आपको कंसेप्ट अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए। पिछली क्लास को अच्छी तरह से पढ़िए और फिर आज की क्लास को समझिए। अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट वर वर्थ ₹10,000। अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट यानी वो इन्वेस्टमेंट जो पहले रिकॉर्ड नहीं थी, अब आप उसको इंक्रीज कर रहे हो, उसको बुक्स में शो कर रहे हो, तो आप अपने एसेट्स की वैल्यू क्या कर रहे हो? इंक्रीज कर रहे हो। तो नेक्स्ट आप एसेट्स को इंक्रीज करने पे आप उसको क्या करोगे? डेबिट करोगे। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है? कितना? 10,000। क्लियर? कंफर्म? अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज, अब आपकी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज है टुवर्ड द सप्लायर वाज 12,000 रुपीज, यानी आप अपनी लायबिलिटीज को क्या कर रहे हो? इंक्रीज कर रहे हो, तो आपके लिए लॉस होगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स या सप्लायर्स, ठीक है? टू क्रेडिटर अकाउंट, और कितने से इंक्रीज कर रहे हो? 12,000। रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड लिख दोगे और नई बैलेंस शीट में आप क्रेडिटर्स को इंक्रीज कर दोगे। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, क्रेडिटर्स वर रिटर्न बैक बाय 5,000 रुपीज। क्रेडिटर्स वर रिटर्न बैक। रिटर्न बैक का मतलब क्या है कि अब ये अमाउंट हमें क्रेडिटर्स को पे नहीं करना, ये अमाउंट हमें क्रेडिटर्स को पे नहीं करना, तो इट इज अ केस ऑफ प्रॉफिट। हमारे लिए क्या है? प्रॉफिट की फिगर। तो प्रॉफिट की फिगर है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे, आपकी एंट्री हो जाएगी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 5,000 रुपीज। क्लियर? कंफर्म? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट केसेस थे जो आपको समझने हैं, ठीक है? जैसे हमने अलग अलग केसेस पढ़े, इन सबको आप एक एक करके नोट करिए, इन सबके कंसेप्ट को समझिए। अब एक बहुत प्यारा क्वेश्चन करवाता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चंस में कई बार आ चुका है। X and Y are partners in a firm sharing profit in the ratio 3:2. They admit Z as a new partner for 1/4 share of profit. At the time of admission of Z, debtors and provision for doubtful debts appeared at ₹76,000 and 8,000. आपकी जो नई बैलेंस एडमिशन ऑफ द पार्टनर, आपकी जो बैलेंस शीट है वहां पे डेटर्स की वैल्यू को लिखा हुआ है 76,000, उसमें से प्रोविजन को माइनस करोगे, प्रोविजन कितना माइनस करोगे? 8,000, यानी आपको जो ये वैल्यू दी हुई है 68,000 रुपीज डेटर्स की वैल्यू दी हुई है। ये कौन सी बैलेंस शीट है? ओल्ड बैलेंस शीट जो अपीयर्ड है, ठीक है? जब पार्टनर फॉर्म में एंट्री कर रहा है तो उस टाइम में ये वैल्यू अपीयर्ड। 6,000 ऑफ द डेटर्स प्रूव्ड बैड, आपके इसमें से 6,000 के बैड डेब्ट्स हो चुके हैं। एंड अ प्रोविजन ऑफ 5% इज टू बी क्रिएटेड ऑन सन्ड्री डेटर्स फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। आपको अपने डेटर्स का 5% प्रोविजन क्रिएट करना है।
पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री पास आउट करो। देखो दोबारा समझते हैं कि जब जेड फॉर्म में एंट्री ले रहा था उस टाइम बुक्स में जो बैलेंस शीट अपीयर कर रही थी वो डेटर्स की वैल्यू थी 76,000। उसमें से हमने प्रोविजन को माइनस कर दिया 8,000 रुपीज, मतलब 8,000 का ऑलरेडी प्रोविजन बना हुआ था। डेटर्स की बुक में वैल्यू थी 68। अब उसमें से 6,000 के तो बैड डेब्ट्स हो चुके, ठीक है, सबसे पहली बात। और प्रोविजन हमें कितना क्रिएट करना है, 5% क्रिएट करना है। अब इसके लिए जर्नल एंट्री पास आउट। सबसे पहले हमेशा यहाँ पे सीक्वेंस को ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आप एंट्री पास आउट करोगे फॉर द बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स की एंट्री क्या होती है, जो हमने 11th में पढ़ी थी कि बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि फॉर्म के लिए लॉस है, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, क्योंकि आपके डेटर्स रिड्यूस हो रहे हैं कितने से, कि 6,000 के बैड डेब्ट्स है तो 6,000 के आपके डेटर्स रिड्यूस हो रहे हैं। इसका मतलब देखो, इसको दो तरीके से समझना। एक तो ये रिवैल्यूएशन में कैसे शो होगा, ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में कैसे शो होगा, और दूसरा बैलेंस शीट में कैसे शो होगा। बैलेंस शीट कौन सी वाली, न्यू वाली। तो हम यहाँ पे सबसे पहले डेटर्स में से, जो डेटर्स की वैल्यू थी, कितनी वैल्यू थी डेटर्स की, 76 फुल वैल्यू, उसमें से हमने अपने बैड डेब्ट्स को माइनस करा। बैड डेब्ट्स कितना, 6,000, ठीक है। अब दूसरा आप चेक करिए, ऑलरेडी प्रोविजन कितना बना हुआ था, 8,000 रुपीज का। ऑलरेडी प्रोविजन का मतलब है कि हमने एक्सपेक्टेड लॉस माना हुआ था कि हमारे को 8,000 का लॉस हो सकता है। बैड डेब्ट्स हुए कितने के, 6,000 के, यानी अभी भी हमारा प्रोविजन बचा हुआ है 2,000 रुपए, ठीक है। तो हमें जो ये सेकंड पॉइंट चेक करना है, ये चेक करना है कि ये जो बैड डेब्ट्स है इसको हमने कहां से रिकवर किया है। तो हमने इसको रिकवर किया है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स से, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स टू बैड डेब्ट्स। कितना, 6,000। बाय चांस देखो आपका यहाँ पे प्रोविजन ज्यादा था, 8,000 का प्रोविजन था, तो सारा का सारा बैड डेब्ट्स यहां से एडजस्ट हो गया। बट मान के चलो कि अगर आपका प्रोविजन जो ओल्ड प्रोविजन है वो होता 4,000 का और बैड डेब्ट्स कितने के हुए, 6,000 के, तो हमें लॉस कितने का हुआ, 2,000 रुपीज का। तो हमारी एंट्री हो जाती प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स डेबिट 4,000, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 2,000, टू बैड डेब्ट्स 6,000 रुपीज। क्लियर। बट यहाँ पे हमारा सारा का सारा बैड डेब्ट्स जो रिकवर हो गया वो प्रोविजन से रिकवर हो गया, और अभी भी आपका जो प्रोविजन का बैलेंस चल रहा है वो 2,000 रुपए का बैलेंस चल रहा है। फिर इसने बोला है कि हमें 5% प्रोविजन क्रिएट करना है। अब 5% कौन सी वैल्यू का, जो ये 70,000 आई, हमने यहां से प्रोविजन 5% माइनस किया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 5% कितना हो गया, 3,500, यानी वैल्यू हो गई 66,500। बट जो हमें प्रोविजन बनाना है 3,500, उसमें से हमारा ऑलरेडी पहले प्रोविजन कितना बचा हुआ है, स्टिल लेफ्ट जो बचा हुआ है 2,000 का। इसका मतलब हमें 1,500 का नया प्रोविजन बनाना है जो हमारे लिए लॉस होगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। 3,500 में से 2,000 का ऑलरेडी बचा हुआ था तो हमने वो माइनस कर दिया 1,500, और ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में आपका डेबिट साइड आ जाएगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स कितना 1,500। $3,500 में से 2,000 माइनस कर दिया। क्लियर।
तो आप यहाँ पे ध्यान से देखो, बहुत सिंपल केस है। सबसे पहले तो हमेशा बैड डेब्ट्स की एंट्री कर दो, अपने डेटर्स को रिड्यूस करो, बैड डेब्ट्स की एंट्री करो, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। दूसरा चेक करो कि आपका क्या ऑलरेडी कोई प्रोविजन था, अगर था तो हम बैड डेब्ट्स को कितना एडजस्ट कर सकते हैं। हमने यहाँ पे सारा बैड डेब्ट्स एडजस्ट कर लिया, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स डेबिट टू बैड डेब्ट्स 6,000 रुपीज। आपके लिए अभी भी प्रोविजन बचा हुआ है 2,000 रुपए का। अब नया प्रोविजन आपको बनाना है 3,500, 2,000 का ऑलरेडी बचा हुआ है, तो 1,500 का प्रोविजन और क्रिएट करोगे। क्लियर? और इसको अकाउंट में शो करना है। सबसे पहले बैलेंस शीट में डेटर्स में से बैड डेब्ट्स को माइनस करो और फिर उसके ऊपर प्रोविजन निकालो। रिवैल्यूएशन अकाउंट में आप चेक करो कि फर्म को एक्चुअल में लॉस कितना हुआ, क्योंकि 6,000 का प्रोविजन, 6,000 का बैड डेब्ट्स था, 8,000 का प्रोविजन था, तो यानी फर्म के तो कोई एक्चुअल लॉस हुआ ही नहीं। एक्सपेक्टेड लॉस कितना सोच रखा था? 8,000। एक्चुअल लॉस हुआ कितना? 6,000। तो फर्म तो पहले से ही तैयार थी, इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट में बैड डेब्ट्स की कोई भी एंट्री नहीं आएगी। क्लियर? तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को ध्यान से समझिए। फिर रिपीट करते हैं। सबसे पहला स्टेप, डिडक्ट बैड डेब्ट्स फ्रॉम द डेटर्स, और उसके लिए हम जर्नल एंट्री पास आउट करेंगे, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। सेकंड स्टेप, चेक करिए ये बैड डेब्ट्स प्रोविजन में से कितना एडजस्ट हो रहा है। अगर सारा एडजस्ट हो रहा है तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स डेबिट टू बैड डेब्ट्स। अगर मान के चलिए आपका प्रोविजन कम था, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स डेबिट 4,000। अब फर्म को कितना लॉस हुआ? 2,000। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 2,000 टू बैड डेब्ट्स 6,000। क्लियर? और फिर थर्ड, नए प्रोविजन बनाने की एंट्री। अब नए प्रोविजन को भी चेक करोगे, पुराना प्रोविजन अगर कोई बचा हुआ है तो उसमें से माइनस कर देंगे, वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड आ जाएगा। क्लियर? आप इसको बहुत ध्यान से पढ़िए, बहुत ध्यान से करिए। आज की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि ये सारे कंसेप्ट आपके आने वाले चैप्टर्स, डेथ ऑफ पार्टनर, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, उसमें एज इट इज सेम है, एक सिंगल वर्ड भी चेंज नहीं होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिए, ताकि उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सके। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो।